अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाजरीन, कौमी असम्बली इजलास में आज एक और तारीख़ी दिन नून लीग के सरदार एयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और इसी दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शोर शराबा भी किया। और इस मौके पर सरदार एयाज सादिक ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करें। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आमिर डोगर ने भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि ये इलेक्शन नहीं, ऑक्शन था। सीटों की बोलियां लगीं और फरोख्त हुई। ये ऐवान क्या बालादस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। अब मामला कुछ यूँ है कि पहले ही दिन ऐवान नारों और शोर शराबे का शिकार रहा है। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा। सबसे पहले बात करेंगे मज़हर अब्बास साहब, आपके सामने सवाल रखेंगे कि क्या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत में कानून साजी कर सकेगी या इसी तरह शोर शराबी की नजर हो जाएगी? देखिए, पहली चीज तो ये कि माशाल्लाह इस वक्त कराची में जिस तेजी से बारिश आ रही है, तो कराची में वैसे पानी नहीं आता लेकिन बारिश का पानी घरों में आ जाता है। तो ये तो मैंने वैसी ही बात की है और ये बहुत बड़ा मसला है, पूरे सिंध का मसला है। जो आपका सवाल है उसका सीधा सा जवाब ये है कि देखिए, आज बड़ा शोर शराबा हुआ, कल भी बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन फिर सबने बतौर एहतजाज ही सही इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। चारों सूबों में तकरीबन वज़राए आला आ गए हैं और एक सिस्टम जो भी है उस सिस्टम पे आप बहुत सवालिया निशान है, लेकिन वो सिस्टम चल पड़ा है। अब ये जो सिलसिला है उसमें जोरदार तकरीरें भी होंगी। पीटीआई की जानिब से उनका जो एहतजाज है वो शिद्दत भी इख्तियार करेगा बात सूरत हाल में, लेकिन जिस रवैये का तकरीरें अपनी जगह सख्त हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो कि एयाज सादिक साहब जिस तरीके से जाके पीटीआई के लोगों से मिले, पीटीआई के लोग जिस तरीके से उनसे मिले, उससे कुछ उम्मीद ये चल पड़ी है कि अगर हुकूमत की जानिब से रवैया ज़्यादा बेहतर रहा और हुकूमत ने जो है अपोजिशन की जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से किसी हद तक हम निकल पाएंगे। लेकिन देखना ये है कि आने वाले वक्त में ज़ाहिर है हुकूमत साजी का जब अमल शुरू होता है, हुकूमत जब आगे बढ़ती है तो उसमें जो है वो किस तरह के इक़दामात होते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के सामने फौरी तौर पर आने वाला है वो रमज़ान है, और रमज़ान में आपको पता है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है वो तकरीबन जो है वो काबू से बाहर होती है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हर साल होता है ये कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से, हुकूमतों की बैड गवर्नेंस की वजह से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। ये सारी चीज़ें और इस तरह के सारे इक़दामात पीटीआई के हक़ में जाएंगे। जो भी जिन इक़दामात से भी आवाम को तकलीफ होगी वो पीटीआई के हक़ में जाएंगे। तो पीटीआई का एक बहुत सियासी फैसला रहा कि उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने हर तरह का एहतजाज भी किया, लेकिन वो प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को प्रोसेस के अंदर रखा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और एक पॉलिटिकल साइन है। भट्टी साहब। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत में कानून साजी भी करेगी और ये शोर शराबा भी चलता रहेगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो ज़रूरत है सबसे पहले उसकी बात करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क आगे बढ़े और हम बंद गलियों से निकलें। एक के बाद एक बंद गली, एक के बाद एक बंद गली है। बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है और ऊपर से बदतरीन सियासी बहरान है, और अगर हमने बदतरीन मुआशी बहरान को हल करना है तो इस बदतरीन सियासी बहरान को हल करना पड़ेगा। और इस नफ़रत और तकसीम पर जो है, जो सियासी बहरान के साथ जुड़ी हुई है, बदतरीन नफ़रत, बदतरीन तकसीम, इस आग पर पानी डालना पड़ेगा। इस पर कैसे डाला जा सकता है, और ये डालना चाहिए खुदा के लिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। वो है कि हुकूमत एक दिल बड़ा करे और दूसरा डायलॉग करें, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स से डायलॉग करें, सब मिलकर सबसे डायलॉग करें, अपने अपने मौक़िफ़ पर रहकर अपने अपने तरीके से सारों को बिठाएं और डायलॉग करें, और कम अज़ कम पाकिस्तान और मईशत पर मुत्तफ़िक हों या चंद बुनियादी चीज़ों पर मुत्तफ़िक हों। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि सबसे पहले इस मसले को हल करें कि ये इलेक्शन था या ऑक्शन था, झुरलू फिरा है या नहीं, धांधला हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है।
اچھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں, الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں سارے پاکستان 76 سالوں میں الیکشن ایسے ہو رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے اور وہ بھی ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اور جو کہہ رہا ہے کہ اگر دھاندلا ہوا ہے, جھرلو پھرا ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آکشن ہوئی ہے اور اس پر اب ہم نے ملک بند کر دینا ہے, ملک نہیں چلنے دینا, وہ بھی غلط ہے. آپ عامر ڈوگر کو چھوڑ دیں, پیر پگاڑا کیا کہہ رہے ہیں سن لیں, مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن لیں, محمود اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیں, مشاہد حسین سید کیا کہہ رہے ہیں, سعدیہ عباسی کیا کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا کہہ رہے ہیں, حافظ نعیم کیا کہہ رہے ہیں, کامران ٹیسوری کیا کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال کیا کہہ رہے ہیں, ایمل ولی خان کیا کہہ رہے ہیں, جویل لطیف کیا کہہ رہے ہیں. سب اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس نے اپنے اپنے انداز میں اس الیکشن پر بات نہ کی ہو اور جیسے یہ الیکشن ہوا ہے اس میں بات نہ کی ہو, سوائے ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر کے, وہ مطمئن ہیں, باقی سارے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ مسئلہ تو ہے, اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ یا تو ایک وہ بن جائے کمیشن اس کے اندر سپریم کورٹ کے انڈر, یا پھر یہ متعلقہ فورمز پہ جہاں کیس جا رہے ہیں وہاں جائیں اور وہاں ساروں کو بلایا جائے اور وہاں فیصلے ہوں مقررہ وقت کے اندر. پہلا تو یہ کہ اس مسئلے کو حل کریں اور کرنا چاہیے. دوسرا, غیر ضروری جھگڑے اور غیر ضروری فرنٹ یہ بند کریں اور یہ بند کر دیں. وہ کیسے کہ جیسے اب یہ خواتین کی اقلیتی نشستیں ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتی نشستیں ہیں, یہ ایک فرنٹ نہ کھولیں, جس کی جتنی بنتی ہیں دیں, اور جو من گھڑت یا جھوٹے مقدمے بازی یا یہ ان سے نکلیں, آگے بڑھیں, پلینگ فیلڈ دیں ساروں کو, پارلیمنٹ کو چلنے دیں. تیسرا مسئلہ پاکستان, جیسے پہلے کہا کہ پاکستان اور معیشت پر کوئی سیاست نہ کریں. اور چوتھا ہے کہ یہ جو بڑے سیاستدان ہیں اس میں صحافت بھی شامل کر لیں, سیاست بھی شامل کر لیں, جو پارٹیوں کے ہیڈ ہیں وہ اب مزید نفرت نہ پھیلائیں, مزید ایک دوسرے کو غدار نہ بنائیں, مزید ایک دوسرے کو ملک دشمن نہ بنائیں, اور اس آگ پر پانی ڈالیں اور آگے بڑھیں. دیکھیے اس وقت آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اب الیکشن ہو گیا, جیسا ہو گیا ہے, اب اس پہ بعد میں کیا کرنا ہے؟ دوبارہ الیکشن کروانا ہے, پھر دوبارہ سڑکوں پر آنا ہے. تو یہ سڑکوں پہ نہ آئیں, ملک نہ بند کریں, لیکن متعلقہ جو فورمز ہیں, متعلقہ جو ادارے ہیں, وہ ان مسائل کو حل کریں اور ساروں کے ساتھ مل کر کچھ پوائنٹس پر متفق ہوں تو مزید اچھے طریقے سے چلیں گے. ورنہ اس طرح تو ہم چل رہے ہیں, ہمارے پاس سوا ستیہ ناس ملک کا ہو گیا ہے, سوا ستیہ ناس قوم کا ہو گیا ہے, اور مزید کرنا ہے تو کر لیں. اعزاز, کتنی اہم بات کی ہے بھٹی صاحب نے؟ دیکھیے بھٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں آئیڈیلی بڑی زبردست باتیں کی ہیں, آئیڈیلسٹک باتیں میں کہوں گا, لیکن کیا حقائق بھٹی صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے مطابقت رکھتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیسے نہیں؟ بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سارے مل کر بات چیت کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل سارے مل کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے بڑے پازیٹیو میسیجنگ کی عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ان تمام چوروں سے بات نہیں کرنا چاہتا, چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں ان پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور صرف اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک بندے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور ابھی بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اور بندوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے, اور وہ ان کے بندے جو ہیں وہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بھٹی صاحب کی باتیں اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, لیکن یہ باتیں کیا عمران خان صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 8 فروری کو عمران خان صاحب کے پارٹی کے بیکڈ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مینڈیٹ ملا تھا تو خان صاحب وزڈم کا مظاہرہ کرتے اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے تدارک کے لیے باقی ساری جماعتوں سے مل بیٹھنے کا عندیہ دیتے کہ آئیے بیٹھیے مل کے پاکستان کے لیے اور خود اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے لیے بھی, کیونکہ وہ بھی جب پالیٹکس میں آتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اور ان کے پروفیشنلزم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا قانون سازی کرے گی؟ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل قانون سازی ہوگی. قانون سازی اس لیے ہوگی کہ قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ حکمران اطاعت کے پاس بالکل موجود ہے. قانون سازی وہ کریں گے.
2 तिहाई अक्सरियत चाहिए आपको आइन साजी के लिए, वो शायद नहीं हो सके। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आज आपने तो ये बात की ना कि आज जूते लहराए गए पार्लियामेंट में, आपने तो ये बात की ना कि जी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, पार्लियामेंट में आज जूते लहराए गए। क्या ये अच्छा शगुन है? लेकिन पार्लियामेंट में आज एक और बहुत पॉजिटिव बात हुई जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव बात क्या हुई थी? वो मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो आइन में तरमीम करेंगे और आइन में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या ज़िली हुकूमतें हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पैसे और इख्तियारात देने के लिए एक आइनी तरमीम लेके आएंगे। और वो आइनी तरमीम आएगी कैसे? वो आइनी तरमीम उस वक्त तक नहीं आ सकेगी जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे एग्री ना हो जाए। रिक्वायर्ड नंबर आपको पूरे करने हैं ना, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और वो आइनी तरमीम ज़रूरी क्यों है? वो आइनी तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का बजट है वो तमाम इलाकों में, तमाम ज़िलों में, तमाम तहसीलों में, तमाम यूनियन काउंसिल्स में उनकी आबादी के मुताबिक फार्मूले के तहत मुसावी अंदाज में तकसीम हो, और पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र है वो जो समर है वो आम आदमी तक पहुँचे, तो MQM की ये जो तजवीज़ है वो बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। बिगनिंग इससे हो सकती है, पॉजिटिव काम का आगाज़ इससे हो सकता है कि आप इस एक आइनी तरमीम के ऊपर इकट्ठे हो जाए, पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो, मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली ये डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स ज़्यादा नज़र आ रही है, लड़ाई झगड़े गालम गलोच की पॉलिटिक्स ज़्यादा नज़र आ रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पॉलिटिक्स ज़्यादा नज़र आ रही है, देने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। और बात कहते हुए मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और इनकी क़यादत को दिली मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी आइनी तरमीम, ना सिर्फ उन्होंने अपने मंशूर में उसका जिक्र किया बल्कि उस पर अमल दरामद के लिए उन्होंने नून लीग के साथ एक मुआहदा भी साइन किया। आई होप कि इसको आगे लेके जाएंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, और शायद इससे कोई ऐसा रास्ता भी निकला है जो भट्टी साहब ने कहा ना जी कि सारे मिल बैठे, शायद ये तरमीम ही मिल बैठने का एक सबब बन सके। खुदा करे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। बेनज़ीर, आपने तीनों तज़ियाकारों की राय जानी, इस मामले पर आपका क्या तज़िया है? क्या पार्लियामेंट अपनी मुकर्ररा मुद्दत में कानून साजी कर सकेगी? देखिए मुबशर, शोर शराबा भी चलता रहेगा लेकिन कानून साजी भी होती रहेगी। क्या होता है, मैं सिंपल मेजॉरिटी का नंबर होता है 169। आज अयाज सादिक साहब को 199 वोट्स मिले हैं और डिप्टी स्पीकर को 197 मिले हैं, तो मतलब सिंपल मेजॉरिटी से तो ज़्यादा ही है इत्तेहादी जो हुकूमत है इनका। मसला कानून साजी का नहीं है, कानून साजी तो हो जाएगी लेकिन किस किस्म की कानून साजी होगी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, इस वक्त जो नंबर्स लग रहे हैं, आज मैं बैठ के कैलकुलेट भी कर रही थी, अगर ये जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM के आप नंबर मिलाएं, इंडिपेंडेंट हैं 8 उनको मिलाएं, नेशनल पार्टी, बाप, अचकज़ई साहब को मिलाएं, इसमें इन सब को मिला के जब नंबर्स आप बनाते हैं तो तकरीबन 219 इनके सीटें बन जाती हैं। अभी तक सारे नोटिफिकेशंस नहीं आए लेकिन अभी तक, और 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको कितने चाहिए? 224। तो अगर आप इसमें शामिल करें JUIF को तो ये तो 2/3 को भी क्रॉस कर जाता है नंबर। अब मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जैसे MQM की और मुस्लिम लीग नून की बैठ के उन्होंने एक कमिटमेंट की कि हम आइन में तरमीम करेंगे, और मेरे ख्याल से MQM की जो तजवीज़ है बहुत अच्छी है। बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट्स को फ़ंड्स मिलने चाहिए, उनका इलेक्शन जो है वक्त पे होना चाहिए। प्रॉब्लम है एतमाद का। क्या ये सियासी जमातें, हमारे पास क्या गारंटी है कि ये मामला जो है आर्टिकल 140 पे जाके रुकेगा? अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, हमारे पास क्या गारंटी है कि ये मामला आगे नहीं जाएगा और चीज़ें आइन से निकाल के बाहर नहीं फेंकी जाएंगी, हमारे बुनियादी हकूक़ हमसे नहीं छीने जाएंगे? इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ मुबशर, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है PDM का वो इतना अच्छा नहीं है। 16 महीने की इनकी हुकूमत थी, ये सिर्फ
सिंपल कानून साजी कर रहे थे, सादा कानून साजी कर रहे थे, सिंपल मेजॉरिटी थी तब इनके पास, तब भी सिर्फ 16 महीनों में इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत से मजबूत किया है। अगर इनको 2/3 मिल जाती है तो क्या ये आईनी कवर भी देंगे हाइब्रिड निज़ाम को? तो देखिए सिंपल मेजॉरिटी तो है, कानून साजी भी हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा खौफ आता है कि अगर इनको 2/3 मिल गई, जो इस वक्त लग रहा है कि शायद इनको मिल जाए, तो फिर क्या होगा आइन के साथ हमारे? सही जनाब स्पीकर, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे एजाज ने सारी बातें ठीक की कि इनको जो मिल बैठने में जो रुकावटें हैं वो एक उन्होंने बयान की, और भी रुकावटें हैं वो भी दूर होनी चाहिए। और दूसरा एक हमें एक्सट्रीम पोजीशंस, मेरा ख्याल है अब सियासतदानों को वो वक्त आ गया है कि वो ना लें। और धांधली पे कल मैं सुन रहा था तहरीक इंसाफ वालों को कि वो कह रहे थे कि धांधली पर हम या इस इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, सिवाय मुस्लिम लीग नून के। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 3-4 मसाइल हैं ये हल कर लें अगर सारा दिल बड़ा करके, तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। वरना जैसे PDM 1 है, PDM 2 है, और उम्मीद करता हूँ कि PDM 2 जो है ये PDM 1 नहीं बनेगी। मजहर साहब जी देखिए, दो बातें हैं। एक बात जो एजाज ने की उस पर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी रुकावट बनेगी। जो एमक्यूएम की जो तजावीज़ है या तरमीम है, जो उनका मायदा है, ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ये ट्रापाटाइट मायदा होता एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, और ये हमने माजी से नहीं सबक सीखा है। देखिए 18वीं तरमीम में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 18वीं तरमीम से कुछ लोगों को क्यों एलर्जी है कि वो कुछ भी बयान करते हैं लेकिन फौरन 18वीं तरमीम को डिसक्रेडिट करने की। आप सीधी सी बात यह है कि उस 18वीं तरमीम में जो निचली सतह तक इख्तियारात की बात की गई है उसको इन्फोर्स करवाएं। उसमें आपको किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि इतनी अच्छी तरमीम होने के बावजूद इसमें रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे लगता है बनेगी इसमें। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सारी तरामीम पे, सारी तजावीज़ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी, वो है जो अचकज़ई साहब ने बात की, जो उनकी तकरीर थी उसका। अगर हम साहब एक ब्रेक लेना है, एजाज आप मुख्तसरन कंक्लूड कर दें इस डिस्कशन को। मैं ना जो मज़हर साहब ने बात की है, मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं कि वो जो तरमीम है ना, जो मज़हर साहब आपने कहा कि वो तरमीम 18वीं तरमीम मसला नहीं है। मसला ये है कि जब NFC अवार्ड के तहत जो फंड्स जो है मरकज़ सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो फिर वज़ीर आला की इस्तेहकाक होता है कि वो पैसे पंजाब का वज़ीर आला जिस जगह मर्जी लगाए, वो लगाए भी या ना लगाए। अगर ये तरमीम हो जाती है जो MQM ने तजवीज़ दी है, तो उसके तहत तमाम ज़िलों में ज़िली हुकूमतों को, मेयर्स को वो पैसे चले जाएंगे, और उसमें भी डिटेल्स तय हो जाएंगी कि फ़लाँ शोबे को फ़लाँ इतनी तादाद में पैसे चले जाएंगे। फार्मूला के तहत वो पैसे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अभी तो ये सूरत हाल है कि अगर पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हों या कोई एक हो, वो पैसे, उसकी कोशिश ये होती है कि अपने ज़िले पे लगाए। एजाज पॉइंट डेवलप हो गया। मज़हर साहब अगर आप शॉर्टली कुछ कहना चाहें बस। देखिए बहुत सीधी सी बात ही है, ये तरमीम हो या वो तरमीम हो, मसला ये है कि जो बदएतमादी है, जो एतमाद साजी का फुकदान है, उसके बायस इस तरह की तरमीम जो सिस्टम को आगे बढ़ाती हैं वो रुकावट हमारे अपने लोग बन जाते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जब तक पीपल्स पार्टी और MQM के अंदर एतमाद साजी बहाल नहीं होगी, कम से कम मैं सिंध के लेवल की हद तक बात कर सकता हूं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मामले पर बात करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पहले खिताब में 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। क्या है मामला, सवाल रखेंगे तजियाकारों के सामने एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज अपने पहले खिताब में कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, जिसके खिलाफ सबूत नहीं उसकी FIR ख़त्म की जाए, वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम हक लेना भी जानते हैं और हक छीनना भी। कौम को मजबूर ना किया जाए कि वो हक छीनने के लिए अपनी आवाज़ उठाए। सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन और मुल्ज़िमान को पेश किए बगैर FIR ख़त्म की जा सकती है? बेनज़ीर
अच्छा, मैं इस पे आती हूँ मुबशर। एक ज़रा मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी जो रह भी गई पिछले सवाल के जवाब में। देखिए, इस वक्त जो अभी तक हम मुफाहमत का रवैया देख रहे हैं वो बाकी सियासी जमातों की तरफ से देख रहे हैं। हम PTI की तरफ से ऐसी अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। मरियम नवाज शरीफ, उनकी पहली तकरीर वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, अपोजिशन के जो MPs हैं मैं उनके लिए भी काम करूँगी, उनके हलकों के लिए भी काम करूँगी, उनके हलकों में भी काम कराऊँगी। अयाज सादिक साहब आज उठ के खुद गए आमिर डोगर साहब से मिले और वहाँ पे जो और भी जितने PTI के MNAs थे उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाया। देखिए, PTI की तरफ से अब ये अलग एक बहस है कि ये दिखावे के लिए हो रहा है या ये सियासी जमातें हैं जो ये PTI के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं, जब PTI से नाइंसाफ़ी होती है। नहीं, लेकिन एक बिल्कुल एक पार्लियामेंट का एक ट्रेडिशन बन रहा है और एक अच्छा ट्रेडिशन बन रहा है। दूसरी जानिब हम क्या देख रहे हैं कि PTI के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपनी पहली तकरीर करते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, धमकियाँ देते हैं। माइनिंग में हमें हिस्सा नहीं मिलेगा तो कोई आके दिखा दे, हमारे किसी भी पहाड़ को हाथ लगा के दिखा दे। अपने ही सूबे की पुलिस को कहते हैं कि 1 हफ्ते में FIR ख़त्म करें वरना आपको सज़ा दी जाएगी, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अपने ही सूबे की वो वज़ीर आला हैं सूबे के, वहाँ पे अपनी ही पुलिस को वो धमकियाँ दे रहे हैं। अब देखें, बादशाह तो है नहीं, हमारे मुल्क में कुछ कानून है और FIR को ख़त्म करने का जो तरीका है वो इख्तियार पुलिस के पास नहीं है। वो क्या है, 2 तरीके हैं। एक, आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में जाके आप FIR को ख़त्म करवा सकते हैं, हाई कोर्ट अगर फैसला दे। दूसरा तरीका यह है कि अगर पुलिस को लगता है कि गलत कोई FIR दर्ज हुई है तो वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं इसकी FIR कैंसिलेशन की। वो एप्लीकेशन भी जाती है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट वहाँ पे फैसला करती है कि ये सही है या नहीं है, फिर से मामला जाता है अदालत में। तो दोनों तरीके से अदालत में मामला जाएगा और अदालत ही FIR ख़त्म कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि गंडापुर साहब को ये बात क्यों नहीं पता थी। एक आखिरी चीज़ देखिए मुबशर, अभी इस वक्त लग ये रहा है कि KP और वफाक में एक टेंशन रहेगी और शायद यही इमरान खान साहब चाहते थे कि शायद इसी वजह से उन्होंने नामजद किया गंडापुर साहब को, क्योंकि आज उनकी तकरीर से तो लग रहा था कि वो एक टेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। मसला ये है कि इस सारी चीज़ से नुकसान किसका होगा, KP की आवाम का। अगर वफाक से फंड्स रिलीज़ नहीं होंगे तो नुकसान होगा KP की आवाम का। तो देखिए, PTI को लगता है उनकी कुछ सीटें उनसे छीनी गई हैं, बिल्कुल आप एहतजाज करें, आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, ट्राइब्यूनल जाएँ, अदालत में जाएँ, लेकिन ये जो बाकी सियासतदान नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं इनका भी एक मैंडेट है, इनको भी अवाम ने वोट दिया है। ये एक हकीकत है, जितना जल्दी PTI इसको मानने के लिए तैयार होगी उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। भट्टी साहब, क्या इन्वेस्टिगेशन और मुल्ज़िमान को पेश किए बगैर FIR ख़त्म की जा सकती? पहली बात देखिए कि अली अमीन ने कुछ चंद अच्छी बातें भी की हैं कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस होगी, गुड गवर्नेंस का वादा किया है, सूबे को पांव पर खड़ा करना चाहिए, अपने वसाइल पैदा करने और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे और प्लेइंग फील्ड दी जाएगी या प्लेइंग फील्ड की बात की है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ की तकरीर जो उन्होंने की थी, तकरीर जब अब अमल का जब वक्त आएगा तो देखेंगे कि मरियम नवाज़ कितना अमल करती हैं और अली अमीन अपने इन जो अच्छी बातें इन पर कितना अमल करते हैं। अच्छा, अब जब जो सवाल है कि उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं है और जो मन घड़त और झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। किस तरह होने चाहिए, उसका तरीक़ाकार जो भी हो उस तरीक़ेकार पे अमल करके उन मुकदमों को ख़त्म होना चाहिए। जाली पर्चे और जाली मुकदमे तो होने ही नहीं चाहिए, जाली FIR नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लेकिन वो तो कह रहे हैं 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ वरना सबूत नहीं वरना सज़ा के लिए तैयार। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि अयाज सादिक साहब ने कितनी अच्छी बात की, मरियम नवाज साहबा ने कितनी अच्छी बात की, अब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब होकर कितनी अच्छी बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यही मैं पहले कह चुका हूं कि इस वक्त मुल्क को इन हीलिंग की वो ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुल्क बंद गली से निकलने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। लेकिन आप दोनों को, मशरक़ और मगरब को कितनी आसानी से मिला लेते हैं, आप शुमाल और जनूब को कितनी आसानी से मिला लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि अली अमीन किन हालात से गुजरा होगा, तहरीक इंसाफ किन हालात से गुजरी है और जिन हालात में इलेक्शन हुए और जिस तरह के इलेक्शन हुए वो कैसे हुए हैं और उसमें मुतासरा फरीक कौन सा है।
اب یہ پارلیمنٹ میں آ کر اگر تلخ تلخ باتیں کر لیتے ہیں, بھڑاس نکال لیتے ہیں, یا پارلیمنٹ میں آ کر احتجاج کر لیتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. علی امین کو جو مینڈیٹ ملا ہے, علی امین کو جو اس سے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی توقعات ہیں, علی امین کو بھی سنبھلنا چاہیے, اور ہمیں بھی دل بڑا کر کے, تھوڑی سی برداشت کر کے, تھوڑا سا آگ پہ پانی ڈال کے, تھوڑا سا ان ایشوز کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے بھٹی صاحب. ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد اعزاز سید صاحب اور مظہر عباس صاحب کی رائے بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اعزاز, آپ سے بھی یہی سوال جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, جو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں, جس کے خلاف ثبوت نہیں اس کی FIR ختم کی جائے ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. کیا انویسٹیگیشن اور ملزمان کو پیش کیے بغیر FIR ختم کی جا سکتی؟ جی بالکل, FIR ختم کی جا سکتی ہے. FIR کے لیے تفتیشی جو ہے وہ اپنی تفتیش کرتا ہے, اور وہ اپنی تفتیش میں لکھ کے یہ دے سکتا ہے کہ FIR ختم کویش کر دی جائے. تو ظاہر ہے وہ طریقہ کار کے تحت متعلقہ جو عدالت ہے جہاں پر یہ کیس لگا ہوتا ہے وہاں پر وہ درخواست جاتی ہے پولیس کی طرف سے, تو وہ تو مقدمات ختم ہو سکتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال میں, ہم اس کو بڑا نیرو کر رہے ہیں اور اس کی ٹیکنیکلٹی میں جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور مرکز سے محاذ آرائی کے ساتھ اور صوبے میں پولیس انتظامیہ اور ایگزیکٹو کے ساتھ محاذ آرائی کے ذریعے اپنی حکومت کامیاب کر لیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا, سندھ کا اور پنجاب کا, تو یہ 3 صوبے ایسے ہیں جن کی حکومت مرکز میں انہی جماعتوں کی حکومت ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اپوزیشن میں ہے اور ایک محاذ آرائی کی کیفیت میں ہے. یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, انہوں نے اسکول آف فیشن ڈیزائننگ سے فیشن ڈیزائننگ بھی پڑھا ہوا ہے, اور یہ دنیا کو بھی جانتے ہیں, انہوں نے دنیا میں بھی ٹریول کیا ہوا ہے. تو آئی وش کہ یہ جو محاذ آرائی کی جو ماحول ہے انتظامیہ کے ساتھ, ایگزیکٹو کے ساتھ, وہ نہ کریں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بعض سرکاری افسران کو, پرٹیکولرلی پولیس والوں کو, جن کے بارے میں علی امین جو ہے اوتھ اٹھانے سے پہلے پیغامات دیتے رہے, اپنے سرکلز میں باتیں کرتے رہے کہ جن جن پولیس افسروں نے ان کے اوپر مقدمات کاٹے ہیں, درج کیے ہیں, وہ اپنی خیر منا لیں. اگر چیف منسٹر کا رویہ یہ رہا تو لوگوں کی خدمت نہیں ہو پائے گی. شاید یہ ہیڈ لائنز تو ضرور بن سکے, شاید ایک وکٹم کارڈ تو ضرور کھیلا جا سکے, جب ان کی گورنمنٹ آگے کام نہ کر پائے وکٹم کارڈ کھیلا جا سکے گا, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ وہ عوام کا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, عامر عبداللہ ایک ان کے وزیر ہیں, ابھی نگران حکومت میں وزیر تھے, تو ان کی جو پرفارمنس رپورٹ ہے جو انہوں نے جاری کی تھی نگران حکومت کی, اور اس پرفارمنس رپورٹ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جو پرانی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی بھی اور ایون PDM کی بھی, تو یہ صوبہ پاکستان کے سارے صوبوں میں سب سے پہلے جس صوبے نے بینک کرپٹ ہونا تھا وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ تھا جس نے بینک کرپٹ ہو جانا تھا. صحیح. اب نگران دور حکومت میں اس صوبے کے جو قرضے ہیں وہ کچھ ختم ہوئے ہیں اور کچھ پیسے بھی ان کی کٹی میں آ گئے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی محاذ آرائی رہی انتظامیہ کے ساتھ اور مرکز کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نقصان ہوگا, لوگوں کا ہوگا اور عوام کا نقصان ہوگا. مظہر صاحب, ایک تو جو اعزاز بات کر رہے ہیں اور بنیادی سوال, اور کیا جس لہجے میں آج علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 1 ہفتے میں تمام FIRs ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے, علی امین گنڈاپور کی جب میں تقریر سن رہا تھا تو مجھے 90s میں وفاق اور پنجاب کے درمیان محاذ آرائی یاد ہو گئی. اعزاز کو بھی یاد ہوگا کہ پنجاب اور وفاق کے درمیان جو محاذ آرائی ہوئی تھی, IG تبدیل کرتے تھے, وہ IG کو ہٹا دیتے تھے, چیف سیکرٹری تبدیل کیا جاتا تھا, چیف سیکرٹری کو پنجاب حکومت ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, اور یہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی.
اور مجھے آج ان کی تقریر سے بہت بہتر تقریر کر سکتے تھے علی امین گنڈاپور. ایک روڈ میپ دے سکتے تھے خیبر پختونخوا کے لیے, ایک ماڈل پروونس بنانے کی جو ہے پلیچ کر سکتے تھے. انہوں نے اسٹارٹ ہی تصادم والی پالیسی سے کیا کہ یہ اب ایف آئی آر والی جو بات ہے وہ کلوز سی آر پی سی میں ایک کلوز موجود ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو یہ وارننگ دینے کی ضرورت نہیں تھی پولیس کو. آپ کے اپنے اوپر ایف آئی آر ہے, تو اگر آپ اپنے اوپر ایف آئی آر ہے تو چیف منسٹر ختم کروائیں گے تو کیا تاثر ہو جائے گا؟ ایک بے شمار لوگ ہیں جو جن پہ غلط مقدمات بنتے ہیں. تو آپ زیادہ بہتر کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا, اور قانون میں اگر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر ختم کر دی جائے گی. ورنہ لوگ کیونکہ آپ تو یہی بات کرتے رہے, اب بانی پی ٹی آئی تو یہی بات کرتے رہے, اور سب سے اچھا پولیس ماڈل خیبر پختونخوا میں 2013 میں پیش کیا گیا. جو پولیس آرڈر 2002 پر عمل ہوا, ناصر درانی صاحب مرحوم آئی جی خیبر پختونخوا تھے. آپ پولیس آرڈر 2002 کا مکمل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے, آپ احتساب کمیشن بناتے, آپ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے, آپ وفاق کو ایک میسج دیتے کہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہ دی جائے, ہم سے جو ہے, کیونکہ اب آپ چیف منسٹر ہیں, اب آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں, آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن ان کی ٹون مجھے آج ایسی لگی جیسے ایک اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہو. تو میرا خیال ہے ایک اپارچونٹی, بہت اچھی اپارچونٹی علی امین گنڈاپور نے مس کر دی. آج آپ سیاسی قیدی, جو بھی سیاسی قیدی ہیں چاہے دوسری جماعت کے, آج ان کی اگر ان کو ریلیف دینے کی بات کرتے آپ بات کرتے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی, ان کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کرتے. تو میرا خیال ہے انہوں نے جذبات میں آ کے بہت ہی اچھی اپارچونٹی مس کر دی. بہتر خطاب ہو سکتا تھا بطور وزیر اعلیٰ. بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, اعزاز سید صاحب, بے نظیر شاہ صاحبہ. ناظرین, پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.